और हमारे बम्बई में ही महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी रहते हैं, उन्होंने सवेरे रैली निकाला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया आज। आज। अब हम कौन से समाज में रहते हैं, एक बार अंग्रेज महात्मा गांधी को गिरफ्तार करते हैं, उसी दिन वो लोग जो अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे, उनकी सरकार महात्मा गांधी के प्रपौत्र को जी पारिक तीस्ता से तलवार के साथ गिरफ्तार कर दिया। और मणिपुर में आदिवासियों के खिलाफ हिंसा को रोका नहीं जा रहा। कौन सी ऐसी सरकार है जिसके पास पुलिस व्यवस्था है, मिलिट्री व्यवस्था है, 3 महीने तक हिंसा को नहीं रोक सकती? ये सोचने की बात है। तो हर तरीके से आप देखिए कि हमारी व्यवस्था में जो एक सेंध लगाई जा रही है, नफरत की जो सेंध लगाई जा रही है, उसकी परिणति आपको मणिपुर में भी दिख रही है। नफरत की जो पराकाष्ठा है, नफरत किस प्रकार से फैलाई जा सकती है और उसमें सरकार का क्या रोल है। अब लोग इसको कहते हैं हिंदू मुसलमान, पर क्या ये हिंदू मुसलमान है? ये तो मुसलमान विरोधी हिंसा क्लियर कट है। तो मणिपुर को आप देखिए, हरियाणा को देखिए, या ये चेतन सिंह हवलदार को देखिए जिसने 3 हत्याएं की। नफरत आज चरम सीमा पर पहुंच रही है। जो नफरत फैलाई गई थी, 100 साल से फैलाई जा रही है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। एक लंबे अरसे के बाद प्रोफेसर राम पुनियानी से मिल रहा हूं, बातचीत हो रही है। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसमें बातचीत करना था, लेकिन पुनियानी साहब भी व्यस्त थे, थोड़ा मैं भी व्यस्त था, इसलिए एक लंबा अंतराल हुआ है। कई मुद्दे बीच में, घटनाक्रम मणिपुर है, मुंबई में गोलीकांड है, नूह का कांड है, और अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, और मूल निवासी दिवस 9 तारीख को, मूल निवासी दिवस, इंडिजिनस डे। ये तमाम मसले हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस के कई नेता, एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले लगातार ताबड़तोड़ सरकार पर हमले कर रही हैं। मणिपुर नूह पे बात करने के बजाय सरकार के नुमाइंदे, मंत्री और नेता गोलमोल इधर उधर की बात कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। तमाम पहलुओं पर आज पुनियानी साहब से बातचीत करने वाला हूं। आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। स्वागत है सर। धन्यवाद प्रफुल्ल। बहुत लंबे समय बाद आपसे बातचीत हो रही है, इसीलिए मैंने सारा समराइज कर दिया एक साथ। अगस्त का महीना भी है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें आरएसएस क्या कर रहा था, आरएसएस के नेता क्या कर रहे थे, तमाम मसले हैं। और क्या जिस तरह से गोलमोल बात करने की आदत है, अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी गोलमोल ही चल रहा है सर। जी देखिए, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही 9 अगस्त की। अब 9 अगस्त के दिन ही हिरोशिमा पर बॉम्ब डाला गया। जी 9 अगस्त का दिन ही है जब आज जो विश्व आदिवासी दिवस है, और आज 9 अगस्त को हमारे भारत में भी अगस्त क्रांति दिन के रूप में देखा जाता है। अब जी इनमें बहुत सारी चीजें आज मिलजुल कर देखी जा रही हैं। जैसे आप देखिए, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डाला गया और जो हिंसा का ने एक भयंकर रूप लिया, वो हिंसा की प्रतिक्रिया, हिंसा की एक प्रक्रिया भारत में अभी बहुत भयंकर रूप से देखने को मिल रही है। उसमें आपका मणिपुर अभी तक आग में झुलस रहा है, हरियाणा में हिंसा करवाई गई, और जयपुर से बॉम्बे आने वाली ट्रेन में लोगों की रक्षा के लिए जो तैनात था पुलिसमैन, उसने तीन लोगों को पहचान के, चिन्हित करके, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, कपड़ों से पहचाना जा कपड़ों से सकता है, तो उसने कपड़े और आई कार्ड वगैरह देखकर पहचान लिया, और 3 अल्पसंख्यकों की उसने जान ले ली। उसने अपने सुपीरियर की भी जान ली। उसका कारण कुछ और होगा, क्योंकि शायद उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हो रही थी, वो एक कारण है। और उसने खुद स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा वीडियो निकालो, मेरा वीडियो बनाओ। और उसने उसमें कहा कि ये योगी मोदी कहना होगा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और ये मुसलमान पाकिस्तान परस्त है, इसलिए मैं इस प्रकार के काम कर रहा हूँ। तो उसमें लीपापोती की कोई चांस नहीं है, क्योंकि लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई वो मानसिक रूप से असंतुलित था। मानसिक रूप से असंतुलित था तो नौकरी पे क्यों था? मानसिक रूप से हम्म। असंतुलित था तो उसने अपने सुपीरियर को चुन के क्यों मारा, जिसने उसको छुट्टी नहीं दी? और फिर 3 केवल मुसलमानों को ही क्यों मारा? और चौथी बात, उसने उसको वीडियो क्यों बनवाया? ये 4 चीज़ों से लगता है
कि उसके दिमाग में उसी प्रकार की हिंसा एक प्रकार से बैठ गई है, मजबूती से उसने अपनी जड़ें जमा ली हैं, जो हिंसा समाज में चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ, कई लोग भूल गए होंगे। एक ऐसे ही व्यक्ति था, शंभूलाल रेगर। शंभूलाल रेगर ने अफराजुल नाम के एक बंगाली मुसलमान को, जो दिहाड़ी पे काम करता था, उसको घर पे काम करने के बहाने बुलाया, उसको आग लगाई और अपने भांजे को बोला, भांजे या भतीजे को बोला कि इसका वीडियो बनाओ। वो वीडियो उसने वायरल करवाया और कहा कि भाई ये जो मुसलमान है ये लव जिहाद करते हैं, इससे हमारा हिंदू धर्म बहुत खतरे में है। तो पहली बात ये मैं बताना चाहता हूँ, मणिपुर को आप देखिए, हरियाणा को देखिए, या ये चेतन सिंह हवलदार को देखिए जिसने 3 हत्याएं की। नफरत आज चरम सीमा पर पहुंच रही है। जो नफरत फैलाई गई थी, 100 साल से फैलाई जा रही है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दोनों। क्वांटिटेटिव मतलब एक तो मात्रा में बहुत हर पैमाने पर जा रही है, और क्वालिटेटिव ऐसा कि अभी वो नफरत को एक लेजिटिमाइज किया जा रहा है। अभी तक नफरत के आधार पे लोगों के घर जलाए जाते थे, लोगों को मारा जाता था, और स्त्रियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो शर्मनाक अत्याचार, जिसका डिफेंस सावरकर ने किया था। ये भी आपको याद होगा, सावरकर जी, ने जी। स्त्रियों पर इस प्रकार के अत्याचार का डिफेंस किया था कि युद्ध में दूसरे अपने दुश्मनों की स्त्रियों पर इस प्रकार से अत्याचार करना जायज है। उन्होंने शिवाजी महाराज के की आलोचना करते हुए लिखा था। तो एक तो स्त्रियों पर इस प्रकार से घृणित अत्याचार एक सीमा के बाहर जा रहे हैं, जिसकी पराकाष्ठा मणिपुर में दिखी। फिर नफरत की जो पराकाष्ठा है, नफरत किस प्रकार से फैलाई जा सकती है, और उसमें सरकार का क्या रोल है। अब लोग इसको कहते हैं हिंदू मुसलमान, पर क्या ये हिंदू मुसलमान है? ये तो मुसलमान विरोधी हिंसा क्लियर कट है। अब आप देखिए कि निश्चित रूप से सरकार को पता था मोनू मानेसर वहां आने वाला है, और उसके खिलाफ लोगों को रोष है, क्योंकि वो 2 नासिर और जुनैद की हत्या में वो आरोपी है। अब ये भी देखिए, 6 महीने से वो आरोपी को पकड़ा नहीं जा पा रहा। हत्या का आरोप है, घृणित हत्या का आरोप है, पकड़ के उसको मारा गया और एक कार या जीप में उसको जलाया गया। वो आरोपी खुलेआम घूम रहा है, वीडियो में टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहा है, वीडियो जारी कर रहा है, पर हमारी व्यवस्था उसको पकड़ नहीं पा रही। नंबर 1। नंबर 2, उसको पता है कि दूसरे दिन जलाभिषेक होने वाला है। जलाभिषेक के समय, और अभी हमारे हिंदू त्योहारों की एक खासियत हो गई है, हिंदू त्योहारों की खासियत ये हो गई है कि एक तो उसको मुसलमान मेजॉरिटी एरिया से निकाला जाए, त्योहार हिंदुओं का है, तो उसको मुसलमान मेजॉरिटी से निकाला जाए। नंबर 2, उसमें भड़काऊ बयान दिए जाए। नंबर 3, जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो हथियार लेके चलें। ये कौन सी आपकी श्रद्धा, भावना, पूजा है कि आप हिंदू मोहल्लों को छोड़कर मुसलमान मस्जिदों के सामने जाकर नारे लगाते हैं, हाथ में हथियार है। और सरकार का इंटेलिजेंस क्या करता है? इंटेलिजेंस या तो सरकार का क्या रोल है, उस पर बहुत बड़ी उंगली है। और सबसे बड़ा जो मुझे तकलीफ और दर्द हो रहा है, इसके बाद अभी एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। नया ट्रेंड देखिए, नया ट्रेंड ये है कि इसमें जो भी मुसलमान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसको टारगेट किया जाता है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। हुँ। बुलडोजर न्याय, ये यहाँ की न्याय व्यवस्था में एक नया एडिशन है। ये बुलडोजर, जिसको आप कानूनी तौर से कहीं जायज नहीं ठहरा सकते, बुलडोजर के इस्तेमाल के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी के अथॉरिटीज को उसको साथ में आना चाहिए, समाज उसको देखता रहता है। और ये बुलडोजर न्याय, ये हमारे समाज के नैतिकता का पतन का एक बिंदु, बहुत खराब बिंदु है। तो कई तरीकों से मुझे आज सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कई चीजों की पराकाष्ठा हो रही है। विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, और मणिपुर में आदिवासियों के खिलाफ हिंसा को रोका नहीं जा रहा। कौन सी ऐसी सरकार है जिसके पास पुलिस व्यवस्था है, मिलिट्री व्यवस्था है, 3 महीने तक हिंसा को नहीं रोक सकती? ये ये सोचने की बात है। तो हर तरीके से आप देखिए कि हमारी व्यवस्था में जो एक सेंध लगाई जा रही है, नफरत की जो सेंध लगाई जा रही है, उसकी परिणति आपको मणिपुर में भी दिख रही है। और वो दुर्भाग्यवश विश्व आदिवासी दिवस पर भी वही देखना पड़ रहा है।
1942 की थोड़ी-सी बात करें, तो 9 अगस्त को, अब 9 अगस्त का पैराडॉक्स देखिए, अंतर्विरोध देखिए। 9 अगस्त को के पहले 9 अगस्त का कॉल जब महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने दिया, समाजवादी नेताओं ने दिया, जयप्रकाश नारायण लोहिया उसमें थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट थे, याद रखिए। और क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया, करो या मारो का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा। उस दिन अंग्रेज सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया 9 अगस्त के पहले। और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ रतनलाल, पूरे दुख के साथ, आज बंबई में 9 अगस्त के दिन हर साल एक रैली निकलती है सुबह। अगस्त क्रांति मैदान बंबई में है, वहां तक एक रैली निकाली जाती है। जो हमारे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी हैं जी पारिक, और हमारे बंबई में ही महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी रहते हैं, उन्होंने सवेरे रैली निकाला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया आज। आज। अब हम कौन से समाज में रहते हैं, एक बार अंग्रेज महात्मा गांधी को गिरफ्तार करते हैं, उसी दिन वो लोग जो अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे, उनकी सरकार महात्मा गांधी के प्रपौत्र को जी पारिक तीस्ता से तलवार के साथ गिरफ्तार कर दिया। तो किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि आज क्या नहीं हो रहा, नफरत की क्या सीमा हो रही है, बुलडोजर कहाँ से आ गया, आदिवासियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, आजादी के आंदोलन के प्रतीकों को, एक महान दिन जो 9 अगस्त, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, ये हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन इसी दिन चालू हुआ। और उसी दिन आज जब उसके सम्मान में रैली निकाली जा रही है, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो इतने अंतर विरोधों से भरा हुआ ये दिन है, विश्व आदिवासी नहीं, नहीं, दिवस है, आ, आदिवासियों का बुरा हाल है, और आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा दिन है। तो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों से जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जिस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी ने किया, वो आज हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी है कि चलती ट्रेन में मुसलमानों को पकड़ के आइडेंटिफाई करके उसको एक रक्षक रक्षक उनकी हत्या कर रहा है। तो ये हम कहाँ पहुंच गए रतनलाल, आप जरा देखिए। नहीं, आप आरएसएस के बहुत बड़े जानकार हैं, और जो ये सब घटनाक्रम आप बता रहे हैं कि तुषार गांधी और तीस्ता ये लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो इसमें थोड़ा अचंभा करने की बात नहीं है, क्योंकि आजादी के आंदोलन में जब क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी चला रहे थे, तो उसमें खैर उसके खिलाफ लेफ्ट भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी। जी लेकिन ये लोग तो आरएसएस के लोग तो अंग्रेजों के साथ से सेना में बहाली करवा रहे थे। जी 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 जी। तो पूरा अब जो गांधी का दर्शन था मुस्लिम को लेकर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था। तो बिल्कुल। आज तो ये सब करेंगे। हाँ, पर मुझे इतना अंतर विरोध दिखता है आज, राष्ट्रवाद के नाम पे सबसे बड़ी छाती को वही फुलाते हैं। जी, राष्ट्रवाद के नाम पे सबसे बड़ी छाती उन्हीं की फूलती है, और जो वास्तविक भारतीय राष्ट्रवादी हैं उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और जो आजादी का आंदोलन था, कोई एक धर्म के लोगों का नहीं था, सभी धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जी, और आप बात कीजिए, पुरुषों ने भी लिया, स्त्रियों ने भी लिया। 1942 को जब हम याद करते हैं, तो अरुणा आसिफ अली को याद किए बगैर आप आगे नहीं चल सकते। उन्होंने ही जी। पूरा वो अंडरग्राउंड रेडियो और कोऑर्डिनेशन का काम उस समय किया था, अरुणा आसफ अली। अब ये हमारे समाज के इतने महत्वपूर्ण मानदंड, और ये एक प्रकार का दिखाता है कि जो अंग्रेजों के साथ रहे आजादी के पहले, आज वो किस प्रकार के राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय राष्ट्रवाद पे हमला कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्र को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंसा के रास्ते पर हम निकल चुके हैं, कितना आगे आ गए हैं, कितना आगे आ गए हैं कि देश में 3 जगह एक साथ हिंसा हो रही है। और हमारा मीडिया क्या कर रहा है, शांति की प्रस्थापना के लिए क्या कोशिश हो रही है, जो चंद छोटी मोटी आवाजें हैं उनको कहाँ महत्व दिया जा रहा है, क्या चीजें समाज में हो रही हैं, और सरकार का प्रश्रय किसको है। सबसे बड़ी बात तो सरकार का प्रश्रय होता है। सरकार अगर चाहे तो इन चीजों को आसानी से रोक सकती है, उसके लिए कोई बड़ी बात हम्म। नहीं। तो नहीं, इन उसमें चीजों एक बात और है सर, कि जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 100 साल में सांप्रदायिकता का जो जहर जो धीरे धीरे डाला गया जड़ में, जी जी वो अब इतना फल फूल चुका है जी कि वो सरकार के कंट्रोल में भी नहीं आ सकती है। क्योंकि पाकिस्तान बगल में एग्जाम्पल है कि जो टेररिस्ट बदमाश लोगों को जो वहां स्पॉन्सर किया गया, बाद में उनके पास कोई काम नहीं था, तो पता लगा पुलिस पे ही हमला कर रहा है और सेना पे ही हमला कर रहा है।
तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो नूह में हुआ या मणिपुर में हुआ, मणिपुर बँट चुका है, 2 भागों में बँट चुका है, नूह में जो हुआ, दिल्ली में सरेआम दिन दहाड़े थाने पे हिंदू राष्ट्र के नारे नारे लगाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि भाईजान के दुकान से मत खरीदो, भाई के दुकान से खरीदो, नाई के यहाँ मत जाओ, घर से लोगों को किराएदार को निकालो। ये तमाम जो मसले हैं, क्या ये सरकार उसको एक तरह का इस तरह के टेंडेंसीज़ को प्रोटेक्शन दे रही है या सरकार ये बोतल जो है जिन से बाहर निकल चुका है? देखिए, सरकार की बोतल से बाहर निकल चुका है ऐसा मैं नहीं मानता। ये अच्छा। सरकार उसी विचारधारा को मानती है। सरकार उसको कंट्रोल नहीं करना चाहती। ये आप पहली बात अच्छा। देखिए कि देखिए जब हरियाणा में ये हिंसा हुई, तो सरकार चाहती तो वो रोक सकती थी। हुँ, जो हुँ, हुँ। प्रोसेशन निकला उसको रोकने में कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मालूम है कि मोनू मानेसर वो वीडियो जारी कर रहा है, नफ़रत भरा और मोनू मानेसर के खिलाफ लोगों का बहुत गुस्सा है, तो सरकार क्यों नहीं रोक सकती? ये आप ज़रा बताइए। हुँ, और ये जो कुकी और मैतेई में जो झगड़ा लगाया गया, उसको सरकार क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि एक तरफ हुँ, से लोगों को प्रोत्साहन है, मुख्यमंत्री मैती है और वो मैतियों के हिसाब से काम कर रहा है और वो मुख्यमंत्री ने वो नाटक भी किया क्योंकि ये इनके कई बड़ी नेता नाटक करने में बहुत उस्ताद रहते हैं। उसने नाटक भी किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और वो नाटक करके इस्तीफ़े को फड़वा भी दिया। इस्तीफ़ा देना होता तो किसी और तरीके से भी दे सकता था। तो ना सरकार चाहती है कि सरकार मेरे ख़्याल से इसमें तो पीछे से इसमें मिली हुई है, मैं ऐसा कहूँगा। और ये बात तो सब सरकारी अधिकारी जानते हैं कि अगर सरकार ना चाहे तो ऐसी हिंसा ज़्यादा चल नहीं सकती। सरकार के प्रश्रय के बगैर इस प्रकार के घृणित काम समाज में बढ़ नहीं सकते। ये बहुत सारे अध्ययनों में से आया है और ये उसी की परिणति हम देख रहे हैं। ये सरकार की विचारधारा जहाँ ये सरकार की विचारधारा उस प्रकार से हो, तो वहाँ ये बातें तो होनी ही। जी, अभी मानसून सत्र चल रहा है जी, और अविश्वास प्रस्ताव लगातार कांग्रेस के कई नेता और एनसीपी के नेता और जितने ऑपोजिशन के नेता हैं, महँगाई को लेकर चाहे 9 साल में 9 बार राज्य सरकारों को गिराया गया, ये भी आंकड़े आए हैं। महँगाई है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, मणिपुर है, नूह है, तमाम मुद्दों को लेकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जी। लेकिन इस सरकार की ओर से एकदम अजीब तरह का है, वो इतिहास चले जाते हैं, इंदिरा गांधी के समय ये हुआ, उनके समय ये हुआ, आपने इसकी सरकार गिराई। तो गिराया जो किया तो उसका दंड तो कांग्रेस को मिल रहा है कि वो 10 साल से पावर में नहीं, लोगों ने हरा दी। लेकिन 10 साल से ये पावर में है तो समीक्षा तो इनके कार्यों की ही की जाएगी ना। तो वो इस पे गोल-मोल, ढुलमुल रवैया क्यों दिख रहा है? जी, देखिए, एक अंग्रेज़ी में कहावत है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। राइट। कांग्रेस सरकार ने कुछ गलत किया है, तो हमको उसकी आलोचना करते हैं और वो जी। गलत की आलोचना इसलिए करते हैं कि भविष्य में ये ना हो। ना हाँ। उसको उसको एक जस्टिफ़िकेशन करके ले लिया जाए कि कांग्रेस ने ये किया इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये तो मतलब कोई बात नहीं हुई। आप अगर जब कांग्रेस की आलोचना उस बात के लिए करते थे, तो आप उसी बात को खुद क्यों करते हो? ये एक सोचने हुँ, की बात है। तो एक जी। राजनीति का एक घृणित रूप है। वास्तव में तो उनको करना यही है कि जहाँ भी और ये पहली बार ये सरकार आई है, इतनी मेजॉरिटी में आई है, जो एक विचारधारा से प्रेरित है। अभी तक भी कांग्रेस में बहुत कमज़ोरियाँ हैं, पर मोटे तौर से वो भारतीय संविधान की विचारधारा को मानने की कोशिश मोटे तौर पे करती थी। बहुत सारी गलतियाँ की। मैं ये नहीं कहता कि गलतियाँ नहीं की। उनकी बहुत हुँ, गलतियाँ होती हैं, उनकी पूरी-पूरी आलोचना करना चाहिए। आलोचना इसलिए करना चाहिए कि वो काम फिर से रिपीट ना हो, फिर से दोहराए ना जाए। पर यहाँ तो ये इनकी विचारधारा में एक खोट है कि जो आजकल तो रतनलाल आपको बताऊँ आप भी प्रोफ़ेसर हैं, कि आज कई इनके बुद्धिजीवी ऐसा कहना शुरू कर दिए हैं कि भारतीय संविधान से ऊपर हमारे हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। हुँ, सांस्कृतिक मूल्यों से उनका मतलब है जो ब्राह्मणवादी संस्कृति की परंपरा चली, वो मूल्य हमारी संस्कृति है और संस्कृति कभी भी संविधान से बड़ी होती है। ये आपके हुँ, जेएनयू यूनिवर्सिटी वो से लेकर धूलिपुड़ी से लेकर तो बहुत सारे दिल्ली में बड़े इंटेलेक्चुअल्स हो गए हैं, तथाकथित इंटेलेक्चुअल खड़े हो गए हैं, जो इस प्रकार का सरकार को जस्टिफिकेशन देने के लिए सामने आ गए हैं कि भई संविधान की बात को अगर वायलेट भी करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो संस्कृति के मूल्यों पे चल रहे हैं और संस्कृति हमको तो ऊँच-नीच की बात सिखाती है।
हमारी संस्कृति और उस संस्कृति पे आधारित जो राजनीति है, वो तो अल्पसंख्यकों को विदेशी मानती है। अब देखिए, मुसलमानों और क्रिश्चियंस को विदेशी कहना, ये कौन से संविधान के अनुरूप है? क्या डीएनए हुँ। के आधार पे हमारी नागरिकता होती है? वैसे तो डीएनए भी अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के और भारत के लोगों का बहुत सारा डीएनए मिलता है। डीएनए हाँ। हमारी नागरिकता का आधार नहीं है। हमारी नागरिकता का आधार भारतीय संविधान है। और कोई भी धर्म, सभी धर्म पूरी मानवता के धर्म है। उसमें भी भेदभाव करना और उसके आधार पे नफ़रत फैलाना, ये एक घृणित राजनीति है, निंदनीय राजनीति है, जिसको भारत के लोगों ने अभी भी स्वीकार नहीं किया है, कभी भी नहीं करेंगे मेरी उम्मीद है। ये है कि भारत के लोगों में एक बँटवारा है, जिसके कारण ये राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति मजबूत होके चल रही है, ये मेरा विश्वास है। जब भी भारत के बाकी प्रतिनिधि लोग ये समझ जाएँगे कि हमको साथ में आके रहना है, संविधान को बचाना है, लोगों के अधिकारों को बचाना है, तो मिलकर हमको काम करना पड़ेगा। अगर ये बात आ जाए, तो निश्चित रूप से जो संकीर्ण राजनीति है, धर्म के नाम वाली राजनीति है, संस्कृति के नाम की जो राजनीति करती है, उसको समाज के पटल से हराना बहुत मुश्किल नहीं है। यही बात प्रधानमंत्री विदेश में जाकर अमेरिका में, इंग्लैंड में या जर्मनी में जाकर कह सकते हैं कि हमारे देश में और हम मानते हैं कि संविधान से ऊपर हमारी संस्कृति है। सवाल पूछे जाएँगे कि कौन-सी संस्कृति? यहाँ संस्कृतियाँ हैं, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, आजीवक भी है, तो कौन-सी सं ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री विदेश में जाके? देखिए, विदेश में तो वो गांधी को ले जाते हैं और और बुद्ध को, और गांधी वही और बुद्ध। दुनिया में भारत को 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक गौतम बुद्ध और दूसरे गांधी। और वो दोनों जो परंपराएँ हैं, वो परंपराएँ तो ऐसी परंपराएँ हैं जो सबाल्टर्न्स, आम लोगों की मिली-जुली परंपरा का है। तो वहाँ तो अभी इसलिए देखिए बोलने की बात एक होती है, करने की बात दूसरी होती है। अभी आप देखिए, भले ही उनके फॉलोअर्स कह रहे हैं कि विश्व में हमारा प्रेस्टीज बहुत बढ़ गया है। मोदी के आने के बाद हमारा पासपोर्ट मजबूत हो गया है और दुनिया में हमारी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है। रतनलाल, आप देखिए, दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के अखबार, उनके उनमें बहुत ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं, जो हमारे भारत में आज जो चल रहा है उसकी बहुत आलोचना करते हैं। अब हुँ, हुँ। राजनीतिक कारणों से भारत को वो रिजेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि चीन के खिलाफ भारत को खड़ा करने की उनकी एक राजनीतिक समझ है। पर जहाँ तक भारत में मानव अधिकारों का हनन चल रहा है और इस प्रकार की जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में आलोचना बहुत है। एक मैं आपको उदाहरण दूँ कि बिडेन ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, पर ओबामा ने वही बात कही कि अगर जिस प्रकार से आज अल्पसंख्यकों का हो रहा है भारत में, उससे भारत का एक एक रूप रहना बहुत मुश्किल है, ये ओबामा ने कही। और ओबामा कौन है? ये बिडेन के सीनियर हैं, बिडेन के गुरु कहे जा सकते हैं। तो बात तो उन्होंने बिडेन को कहने के बदले वो उन्होंने ओबामा से कहलवाई। और फिर न्यूयॉर्क हुँ। टाइम्स के आर्टिकल्स देखिए, उसमें किस प्रकार से भारत की आलोचना आ रही है और दुनिया के प्रतिष्ठित लंदन के बहुत सारे अखबार इसकी आलोचना कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठित है। तो दुनिया वाले देख तो रहे हैं, पर कर कुछ नहीं सकते, ये भी बात है। हमारा अंदरूनी मामला है, तथाकथित यूनाइटेड नेशंस सेंसर कर सकता है। दुनिया के ज़्यादातर जो मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं, वो बता रहे हैं कि भारत में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम, धर्म की स्वतंत्रता गिरती जा रही है। हंगर इंडेक्स, भूख का सवाल बढ़ते जा रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का सवाल बढ़ते जा रहा है। ये तो पूरा इंटरनेशनल मानदंडों में हमारे यहाँ बहुत पिछड़ते जा रहे हैं और 9 साल में ये पीछे हट जो हो रही है, वो सबको दिख रही है। जी, आखिरी सवाल, राहुल गांधी की संसद वापसी, संसद से सदस्यता खत्म की गई, बंगला वापस लिया गया, भारत जोड़ो यात्रा उसके पहले कर चुके थे, उसके बाद जनसंपर्क अभियान, वापसी हो गई है संसद में। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी विपक्ष को, इंडिया जो गठबंधन बना है, क्या इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रख पाएँगे राहुल गांधी और उनकी टीम? देखिए, मैं राहुल गांधी के बहुत बड़े आलोचकों में रहा हूँ, जी। पर जिस प्रकार से उनका बदलाव आया है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस प्रकार से उनमें एक परिपक्वता आई है और आज भी आप उनका पार्लियामेंट में स्पीच देखिए, वो एक दार्शनिक के रूप में शुरू करते हैं। फिलोसोफर रूमी को कोट करते हैं, जो बहुत बड़े सूफी संत हुए, और वहाँ से आकर वो बताते हैं कि कैसे मणिपुर को दुर्लक्ष्य किया जा रहा है, मणिपुर में भारत माता की का अपमान हो रहा है।
तो ये उनका जो भाषण केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं था, ये दार्शनिक और राजनीतिक धरातल से ऊपर का भाषण। और मुझे कभी भी लगता है कि राजनीतिक प्रभाव को जोड़ने के लिए इस प्रकार की दार्शनिकता और डे टू डे पॉलिटिक्स, रोजमर्रा के पॉलिटिक्स से ऊपर के रह के जब आप बात करते हैं, तो आप जोड़ने में बहुत आसान करते हैं, जी, क्योंकि फिर आप सत्ता की लोलुपता नहीं दिखाते। आप सिद्धांतों की बात करते हैं और वो सिद्धांतों के आधार पे विपक्ष की एकता को बनाना बहुत वही एक रास्ता है जिस पे विपक्ष की एकता बनाना आसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आज उनकी पार्लियामेंट की स्पीच सुनकर मेरी उम्मीद में 5% और इजाफा हो गया कि जी, एक जी, परिपक्व व्यक्ति है, जिसको सत्ता का लालच नहीं है, पर जिसको सिद्धांतों के लिए, भारत माता के लिए वो इस प्रकार की बातें कर रहा है और उसका जो विरोध कर रहा है बहुत ओछे तरीके से किया जा रहा है। अब वो उन्होंने हुँ, से कोई इशारा किया, तो उनकी बात जो कही उसपे कोई आलोचना नहीं कर रहा है। उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, उसी पे पूरा डिबेट हो रहा है। अब वो अब ये जैसे गांधी का चरित्र हनन करते हैं ये लोग, नेहरू का चरित्र हनन करते हैं, वैसे राहुल गांधी क्यों करते हैं? क्योंकि उनके सिद्धांतों को की आलोचना करना मुश्किल है। इसे चरित्र पे आ जाओ कि उनके पूर्वज मुसलमान थे, उस नहीं पे तो वो तो आलोचना। आरएसएस में भी एक परंपरा थी जिसमें होमोसेक्सुअलिटी के भी रेफरेंस सब हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। या वो खैर, पर हम तो उसकी राजनीति की ज़्यादा आलोचना करेंगे। उनके निजी जी, जीवन में जी, जी, चॉइस है, वो उनका निजी चॉइस है और जी, उसके आधार पे राजनीति की आलोचना करना उचित नहीं होगा, ये मेरी मान्यता जी, है। पर और उसको एक राजनीति को एक शुद्ध रखा जाए, सैद्धांतिक रखा जाए, तो गरीबों के भलाई के लिए रखा जाए, उस बात को तो मैं मानता हूँ। इसलिए आरएसएस की राजनीति का विरोध उस कारण से मैं नहीं करूँगा कि पर्सनल जीवन में वो कैसे, पर वो उनकी राजनीतिक, उनकी राष्ट्रवाद की कल्पना और अच्छा उसके राइट। साथ सवर्णवादी संस्कृति को सामने रखना, उसके विरोध में मैं उसका ज़रूर आलोचना करूँगा। उनकी निजी लाइफ़ का उनकी निजी। जी, शुक्रिया सर और आपसे लगातार अब वीकली बातचीत करते रहेंगे। थोड़ा एक किताब पे काम पे लगा हूँ होते ही आपको एक कॉपी भेजूँगा। जी, दोस्तों प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब हैं, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।